कभी सोचा है कि भारत जैसी इतनी बड़ी और जटिल अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसे है? ये बस अपने आप तो नहीं होता। इसके पीछे हैं कुछ खास आर्किटेक्ट्स, यानी ऐसी एक्सपर्ट कमिटीज जो समय समय पर हमारी अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देती हैं। चलिए, आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण समितियों की कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इस विशाल आर्थिक जहाज को सही दिशा में रखती है, खासकर तब जब कोई तूफान सामने हो। जवाब है हमारी विशेष आर्थिक समितियों। यही वो कमिटीज हैं जो मुश्किल वक्त में सुधारों का पूरा रोड मैप बनाते हैं। तो आज हम एक तरह से टाइम ट्रैवल करेंगे। शुरुआत करेंगे भारत की आर्थिक नींव से, फिर चलेंगे 1990 के दशक के बैंकिंग संकट में, देखेंगे कि भारत के टैक्स सिस्टम में क्रांति कैसे आई, और हाँ, एक बड़े घोटाले की जांच की कहानी भी समझेंगे। और आखिर में इन सब ने मिलकर आज के भारत को कैसे आकार दिया है, ये भी देखेंगे। चलिए, कहानी शुरू करते हैं अपने पहले आर्किटेक्ट से, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई फायर फाइटर नहीं है जो आग लगने पर ही आता हो। नहीं, ये तो वो नींव है जिस पर भारत का पूरा आर्थिक ढांचा खड़ा है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। अब इस आयोग को इतनी शक्ति आखिर मिलती कहाँ से है? इसका सोर्स है सीधे भारत का संविधान। आर्टिकल 280 साफ साफ कहता है कि हर 5 साल में एक नया वित्त आयोग बनाना अनिवार्य है। बनाना ही होगा। यही चीज इसे एक बहुत ही शक्तिशाली और स्थायी संस्था बनाती है। तो इसका काम क्या है? आसान शब्दों में समझें तो ये एक बड़े परिवार के मुखिया जैसा है, जिसका काम है ये तय करना कि घर का पैसा केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बटेगा। ये देखता है कि टैक्स का बंटवारा कैसे हो, जरूरतमंद राज्यों को अनुदान यानी मदद मिले, और यहां तक कि गांवों की पंचायतों और शहरों की नगर पालिकाओं को भी अपना काम करने के लिए पैसा मिले। ये जो नंबर है ना 42%, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक असली गेम चेंजर था। 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र जो भी टैक्स इकट्ठा करेगा उसका 42% हिस्सा सीधा राज्यों को जाना चाहिए। सोचिए, इसका मतलब राज्यों के पास अपने फैसले लेने के लिए ज्यादा पैसा, ज्यादा आज़ादी। ये भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं साल 1991 में, एक संकट का दौर, जब अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी थी कि बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम की जरूरत पड़ गई, और उस टीम का नाम था नरसिम्हम समितियां। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें उस तूफानी दौर की पूरी कहानी बताती है। 1991, जब भारत की अर्थव्यवस्था लगभग डूबने वाली थी, तब नरसिम्हम समिति आए एक लाइफ बोट की तरह आई। फिर 1998 में जब हालात थोड़े संभले तो आई नरसिम्हम समिति 2, ये पक्का करने के लिए कि हमारा बैंकिंग सिस्टम आगे के सफर के लिए अच्छे से तैयार हो। पहली समिति की सिफारिशें, वाह, किसी क्रांति से कम नहीं थीं। असल में उन्होंने कहा कि बैंकों पर से सरकारी नियंत्रण कम करो। SLR और CRR यानी वो नियम जो बताते हैं कि बैंकों को कितना पैसा रिजर्व में रखना है, उन्हें कम करने को कहा। ब्याज दरों को बाजार पर छोड़ने की बात की, और सबसे बड़ी बात, निजी बैंकों को एंट्री देने की बात की। ये भारतीय बैंकिंग में एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत थी। फिर 7 साल बाद दूसरी समिति ने इन सुधारों को एक लेवल और ऊपर ले जाने का काम किया। इसका मिशन था हमारे बैंकों को बड़ा और बेहतर बनाना, जैसे कि छोटे बैंकों को मिलाकर बड़े और मजबूत बैंक बनाना, NPS यानी जो बैड लोन्स होते हैं उनसे निपटने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाना, और ये सुनिश्चित करना कि हमारे बैंक वैश्विक मानकों पर खरे उतरें और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंकों से मुकाबला कर सकें। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पहली समिति ने दरवाजे खोले, प्रतिस्पर्धा लाई, और दूसरी समिति ने उस सिस्टम को मजबूत और स्थिर बनाया। एक ने आज़ादी दी तो दूसरे ने उस आज़ादी को संभालने की ताकत। बैंकिंग सेक्टर तो ठीक हो रहा था। अब आते हैं भारत की अगली बड़ी चुनौती पर, हमारा टैक्स सिस्टम, जो बहुत जटिल और अप्रभावी था। और इस पहेली को सुलझाने के लिए आई केलकर समिति। इस समिति का मिशन बिल्कुल साफ था, बस 3 शब्द: सरल, पारदर्शी और कुशल। मतलब एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो आम आदमी को समझ आए, जिसमें कुछ छुपाना हो और जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद करे। समिति ने कई जोरदार विचार दिए, जैसे डायरेक्ट टैक्स को आसान बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाना। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विचार था, वो था एक राष्ट्र एक कर प्रणाली का सपना। और इसी सपने से जन्म हुआ GST का। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आज जो GST हम देखते हैं
उसकी वैचारिक नींव, उसका कॉन्सेप्ट केलकर समिति ने ही रखा था। ये आज़ाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक है, जिसने पूरे देश को एक सिंगल मार्केट बना दिया। अच्छा, अब तक हमने सिस्टम बनाने और सुधारने की बात की। अब बात करते हैं एक अलग चुनौती की जो हर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था झेलती है। वो है जवाबदेही और भ्रष्टाचार। और इस मामले में शुंगलू समिति एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस समिति का काम बिल्कुल केंद्रित था 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भी वित्तीय गड़बड़ियां और प्रशासनिक विफलताएं हुईं, उनकी जांच करना। और समिति के निष्कर्ष सच में आंखें खोल देने वाले थे। पता चला कि लागत आसमान छू रही थी, अनुबंधों में कोई पारदर्शिता नहीं थी, नियमों को तो जैसे ताक पर रख दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि जनता के पैसे के मामले में जवाबदेही कितनी जरूरी चीज है। तो चलिए अब इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर भारत के आर्थिक विकास की क्या तस्वीर बनाते हैं। ये टेबल देखिए, एक नज़र में पूरी कहानी साफ हो जाती है। वित्त आयोग से लेकर शुंगलू समिति तक हर एक ने भारत की आर्थिक कहानी का एक नया अध्याय लिखा है। चाहे वो केंद्र राज्य के बीच पैसे का बंटवारा हो, बैंकिंग में क्रांति हो, टैक्स सिस्टम को आसान बनाना हो, या फिर घोटालों की जांच करके जवाबदेही तय करना हो। तो आखिर में इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि भारत की आर्थिक ताकत सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या शेयर बाजार से नहीं आती। ये आती है इन विशेषज्ञ समितियों जैसे संस्थानों की लगातार मेहनत से। इन्हीं ने हमारी अर्थव्यवस्था को अंदर से मजबूत किया और दुनिया के लिए भी खोला। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। इन समितियों ने अतीत की चुनौतियों को तो संभाल लिया, लेकिन भविष्य में भारत के इन आर्थिक आर्किटेक्ट्स के सामने कौन सी नई चुनौतियां होंगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।